देश को बहुत जल्द एक नई कोरोना वैक्सीन मिलने के आसार है। फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ैवको डी के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाज़त मांग ली है। कंपनी का दावा है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। ऐसे में अगर मंजूरी मिल जाती है तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में उपलब्ध ये 5वां टीका होगा। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। अगर मंजूरी मिली तो ज़ाइकोव डी भारत की 5वीं और बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन बन सकती है। जायडस कैडिला का दावा है कि लक्षण वाले केस में वैक्सीन 66.6% प्रभावी है, जबकि मॉडरेट बीमारी में 100% असरदार साबित हुई है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन सुरक्षित है। कंपनी ने कहा है कि फेज 3 में 28,000 से ज्यादा लोगों पर वैक्सीन ने अच्छा प्रभाव दिखाया है। फेज 3 में 12 से 18 साल के 1,000 बच्चों पर भी इसका सुरक्षित ट्रायल किया गया है। कंपनी ने बताया कि फेज 3 का ट्रायल दूसरी लहर के दौरान किया गया। दूसरी लहर में डेल्टा सहित नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स पर भी वैक्सीन असरदार साबित हुई है। इनका जो ट्रायल्स हुए हैं तो उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनको एनालाइज किया जा रहा है, बट होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं और हम समझते हैं कि ये वैक्सीन जल्द ही बच्चों के लिए तैयार होगी। ज़ाइकोव डी वैक्सीन DNA प्लाज्मिड के आधार पर तैयार की गई है। प्लाज्मिड DNA एक्चुअली इज अ सर्कुलर DNA। नॉर्मली जो DNA के स्ट्रैंड्स होते हैं वो पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, बट प्लाज्मिड में ये सर्कुलर हो जाता है। तो ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन्स पहले ट्यूमर वगैरह के लिए भी बनाई गई हैं और दे आर क्वाइट सक्सेसफुल वैक्सीन्स। हाँ, ये इसके अगेंस्ट वायरस ये पहली बार बनाई जा रही है। ज़ाइकोव डी वैक्सीन 3 खुराक वाली होगी। उसे 2 से लेकर 4 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। इतना ही 25 डिग्री तापमान पर भी 3 महीने तक उसे सुरक्षित रखने का कंपनी ने प्रयोग किया है। इसके चलते कोल्ड चेन की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में अब देश के किसी भी हिस्से में इस वैक्सीन की खेप पहुँचानी आसान होगी। जायडस ने बताया कि वैक्सीन देने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाना होगा, यानी ये निडल फ्री वैक्सीन होगी। ये वैक्सीन फार्माजेट एप्लीकेटर से दी जाएगी। अब ये भी समझ लीजिए कि फार्माजेट एप्लीकेटर क्या है और कैसे काम करता है। ये फार्माजेट एप्लीकेटर बेसिकली एक हाई प्रेशर जेट होता है और ये हम जैसे डायबिटीज़ के लिए भी नीडल फ्री यूज़ करते थे, तो उसमें सिर्फ प्रेशर से ही ये दवा आपके स्किन पोर्ट से अंदर चली जाती है। और जैसे MMR वैक्सीन हमने काफ़ी यूज़ किया है नीडल लेस, और वही प्रेशर गन से लगाते थे। इसमें बिल्कुल कोई पेन नहीं होता है। जायडस ने बताया कि प्लाज्मिड DNA वैक्सीन शरीर में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाती है और वायरस को रोकने के लिए इम्यून प्रतिक्रिया शुरू करती है। कंपनी का कहना है कि नए म्यूटेशन से लड़ने के लिए प्लाज्मिड DNA प्लेटफॉर्म में तेजी से बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी ने सालाना 12 करोड़ खुराक तैयार करने की योजना बनाई है। जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में मंजूरी मिली तो जुलाई अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक 12 से 18 साल के आयु के बच्चों को वैक्सीन लगने का शुरू किया जा सकता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने मेडिकल जगत के लोगों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने कोविड महामारी के दौरान इनका आभार व्यक्त किया और कहा कि डॉक्टर्स के योगदान की वजह से ही 130 करोड़ भारतीय सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान जन सेवा करते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों को भी श्रद्धांजलि दी। कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया। मैं
जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों की तुलना में देखा जाए तो कोरोना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और इसका श्रेय डॉक्टरों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य बजट इस साल दोगुना कर दिया गया है, यानी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इसके अलावा पीएम ने नई योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिन जगहों पर स्वास्थ्य योजनाओं की कमी है वहां पर 50,000 करोड़ की हेल्थ गारंटी स्कीम लाई गई है। मोदी ने योग पर जागरूकता फैलाने के लिए भी डॉक्टरों को धन्यवाद कहा। इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। डॉक्टर्स डे प्रख्यात डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी जन्म और मृत्यु की तिथि 1 जुलाई को होती है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 तक 6 एम्स थे और अब ये 15 हो गए हैं जिन पर काम चल रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की भी जो तादाद है वह 1.5 गुना हो गई है। अगर आपकी थाली में मछली है और ये मछली यमुना के पानी की है तो फिर आप एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। बारिश ना होने की वजह से यमुना का पानी बेहद खतरनाक प्रदूषण स्तर के लेवल पर पहुंच गया है, जहां पर यहाँ इस पानी में पलने वाली मछलियां भी खतरे का सबब बन रही है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने यमुना के कुछ हिस्से में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। और इस रोक को बेवजह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यमुना का पानी खुद अपना हाल बयां कर रहा है। यमुना के पानी पर दूर दूर तक नजर आने वाला झाग जहर है। दिल्ली में इन दिनों कई जगहों पर यमुना में झाग की मोटी परत दिख रही है। चूंकि जून में मानसून से पहले होने वाली बारिश नहीं हुई, इसलिए प्रदूषण का स्तर घट नहीं पाया। नदी के पानी की हालत को देखने के बाद दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर होने की वजह से नदी के 2 हिस्सों में मछली पकड़ने पर रोक लगाई जा रही है। यमुना में हिंडन नहर, गाजीपुर नाला और शाहदरा नाला के पास मछली पकड़ने पर भी पूरी तरह रोक है। यमुना नदी का वो हिस्सा जिसमें न्यू ओखला बैराज से दिल्ली सीमा है, वहाँ भी अगले आदेश तक मछली नहीं पकड़ी जा सकेंगी। पहले यमुना किनारे होने वाली सब्जियों पर सवाल उठ रहे थे और अब यमुना के पानी में पलने वाली मछलियों पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये मछलियां सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। इसी वजह से बीते साल भी यमुना के कुछ हिस्सों पर मछली मारने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि इतने प्रदूषित पानी में मछलियां भी जिंदा नहीं रह पाती। इसके बावजूद कुछ मछुआरे यमुना में जाल फेंकते नजर आए। चूंकि इससे उनकी रोजी रोटी जुड़ी है, इसलिए वो नदी में पहुंचे तो जरूर, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर थे। मछली नहीं बेटा, ऊपर से पानी आ जाएगा तब मछली मिलेगा। अच्छा, तो अभी मिलती ही नहीं? नहीं, कोई भी कुछ नहीं मिला। जानकारों का दावा है कि इस वक्त यमुना का जो हाल है, अगर इसमें पली मछलियां लोगों ने खाई तो वो गंभीर रोगों के शिकार हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर के भी। अगर हम उन मछलियों का सेवन कर लें अपने खान पान में तो होगा क्या, वो ना ही हमारे सिर्फ हार्मोनल सिस्टम को बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को और इन सबको अफेक्ट करते हुए आगे लॉन्ग टर्म में कैंसर भी जो है वो एक तरीके से कर सकती है। दूसरी चीज, बच्चों में जो है ये भी देखा गया है कि गैस्ट्राइटिस, एंटेराइटिस, इवन उनके जो सेक्स हार्मोन्स है वो भी इसके सेवन से जो है इफेक्ट हो सकते हैं। दिल्ली में यमुना के पानी में जहर घुलने की कई वजहें हैं। एक तो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के कल कारखानों से निकला खराब पानी सीधे यमुना में मिल रहा है, तो दूसरी तरफ शहरों और महानगरों का गंदा पानी भी नालों के जरिए यमुना को प्रदूषित कर रहा है। गंदे पानी के साथ यमुना में मिलने वाले कीटनाशक जीवन देने वाले पानी को जहर में बदल देते हैं। यमुना में दिखने वाले झाग की वजह भी यही घालमेल है। इस पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट भी काफ़ी मात्रा में मिला हुआ है, तो ये जो टॉक्सिक कॉकटेल है इसकी वजह से हम ये पानी में ये झाग देख रहे हैं। इसके अलावा इस पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 है, ये भी एक कारण है इस तरह के झाग को उत्पन्न करने के लिए। यमुना के पानी में प्रदूषण और झाग की बड़ी वजह फॉस्फेट के स्तर को भी बताया जाता है। जानकारों का दावा है कि फॉस्फेट की मात्रा टाई एंड डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे डिटर्जेंट
और घरों की वजह से बढ़ रही है। यमुना नदी को बचाने के तमाम दावे सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह जाते हैं। कभी खराब गुणवत्ता वाली डिटर्जेंट और सूप को बैन कर दिया जाता है, कभी मछली पकड़ने को बैन कर दिया जाता है, लेकिन ये वो नदियां हैं जिनका मानव इतिहास के साथ पुराना जुड़ाव रहा है। ऐसे में नदियों को बेमौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, वरना इसके ऐसे परिणाम होंगे कि पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी महासंग्राम के बाद अब विधानसभा में महासंग्राम करने की तैयारी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ विधानसभा के नए सत्र में अपना अभिभाषण देने वाले हैं, जिसके लाइव टेलीकास्ट के लिए उन्होंने अनुमति मांगी, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दी है। इस बार लड़ाई राज्यपाल बनाम स्पीकर की है और ये जो पहला सत्र है विधानसभा चुनाव के बाद, इसके दौरान हंगामा होने के आसार हैं। ममता सरकार से तमाम मुद्दों पर टकराव के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ की एक चिट्ठी ने विधानसभा में 2 जुलाई को होने वाले हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया है। राज्यपाल धनखड़ ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें वो चाहते हैं कि चुनाव के बाद पहले विधानसभा सत्र का अभिभाषण बंगाल समेत देश की जनता भी लाइव देखे। इसके लिए उन्होंने बंगाल के जनहित का हवाला देते हुए स्पीकर बिमान बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। हमें मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करना चाहिए, जिससे हम सब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निष्पक्ष तरीके से पूरा कर सकें। ये बंगाल की जनता की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपने अभिभाषण का लाइव टेलीकास्ट चाहते हैं, तो वहीं स्पीकर बिमान बनर्जी इसे विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप बता रहे हैं। उधर विधानसभा सत्र के पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये उस वक्त जब राज्य सरकार खुद राजनीतिक हिंसा को लेकर केंद्र के निशाने पर है। राज्यपाल धनखड़ के भाषण को लाइव दिखाने की अपील को खारिज करके बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने उन पर ही पलटवार किया है। बिमान बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से धनखड़ की शिकायत की है। बिमान बनर्जी ने कहा है कि राज्यपाल धनखड़ विधानसभा की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल ने पहले ही कई अहम बिल को रोक कर रखा है। राज्यपाल ने ऐसे बिल रोके हैं जो विधानसभा से पास हो चुके हैं। बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने जब राज्यपाल धनखड़ की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की, तो जवाब में धनखड़ ने भी चिट्ठी लिखकर अपनी बात स्पीकर तक पहुंचाई। यानी विधानसभा में हंगामे की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बीजेपी सदन के अंदर और बाहर ममता सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी रणनीति बना चुकी है, जबकि टीएमसी ने राज्यपाल और बीजेपी दोनों को निशाने पर रखने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले ही चुनावी हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी की शिकायत केंद्र को कर चुके हैं। जाहिर है इसके कारण टीएमसी के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उनसे खासा नाराज हैं। इस बीच वो अपने इस अभिभाषण को जनहित में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस बहाने टीएमसी सरकार को उनके ऊपर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। जाहिर है बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहेगी। कांग्रेस पार्टी में मौजूदा सिस्टम को लेकर नाराज बड़े नेताओं में सुशील कुमार शिंदे का भी नाम शामिल हो गया है। सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी के कल्चर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक पार्टी में पिछले काफी समय से काम करने के तरीकों में तेजी से बदलाव आया है। संवाद सत्र स्थापित करके वाद विवाद की परंपरा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए भी संवाद जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी बैठक नहीं होती। सुशील कुमार शिंदे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ी है। कांग्रेस के कई प्रदेशों में जारी गुटबाजी और आपसी टकराव के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा कामकाज के तरीके पर असहमति जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अब पार्टी की कार्यशैली पहले जैसी पारदर्शी नहीं रही। ही काँग्रेसची परंपरा विचाराची शिबिराची होती, आज तो आमचा प्रोसेस संपलेला आहे। याचं आम्हाला दुःख होतंय, कारण जोपर्यंत ही शिबिराची प्रथा आणि विचार आमच्यामध्ये नाही, त्यामुळे काय आता आम्ही काय स्वरूप पाहणं, आम्ही कुठे आहोत ते पाहणं हेच मोठं कठीण झाले। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं।
यूपीए सरकार में वो केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। उनका दर्द ये है कि कांग्रेस के मौजूदा हालात और संगठन में अलग अलग स्तर पर चल रही उठापटक को शांत करने के लिए कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप आयोजित की जाती थी, उन्हें एक बार फिर शुरू की जाए ताकि पार्टी ये तय कर सके कि पिछली गलतियों से भविष्य में क्या सबक लेना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी कल्चर को लेकर ही सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि साफ तौर पे पार्टी में अपने आप को दरकिनार कर दिए जाने का दर्द भी बयां किया। सुशील कुमार शिंदे ने साफ तौर पे कहा कि एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी में उनकी बातों की कीमत थी, लेकिन अब वो कीमत है या नहीं उन्हें नहीं पता। इसके अलावा साफ तौर पे सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पार्टी अपनी वैचारिक सोच को खत्म करती चली जा रही है। सुशील कुमार शिंदे का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस से लेकर राजस्थान तक लगातार गुटबाजी का घमासान कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है। इशारों इशारों में ही सुशील कुमार शिंदे ने साफ तौर पे कह दिया कि पार्टी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने या सुलझाने के लिए सबसे अहम तौर पर सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए जहां पर हर कोई अपनी राय रख सके और उसके बाद पार्टी आला कमान इसके ऊपर आखिरी फैसला ले। कांग्रेस की गुटबाजियों के मद्देनजर शिंदे ने जो बयान दिया है उसका इशारा राज्यों में जारी घमासान नहीं बल्कि इशारा आलाकमान की ओर है। यानी जो लोग नीतियां और रणनीतियां बना रहे हैं उन्हें पार्टी के हालात को लेकर अब सबके साथ बैठकर मंथन की सलाह दी गई है। शिंदे के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पार्टी का कोई भविष्य मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में खाली लोग सत्ता में बैठे इसलिए कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, अन्यथा आज जो ज्येष्ठ नेता हैं, आदरणीय नेताजी हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। शिंदे साहब ने ये कहा है तो उसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। शिंदे साहब कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने सिपाही सलाहकार हैं। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है शिंदे साहब ने, और अब उनकी ये वेदना है, व्यथा है, तो मुझे लगता है पार्टी में उसके ऊपर चिंतन मंथन करे। ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी खासतौर से, जब तक जो है वो सामंती सुरूर और सत्ता के गुरूर से बाहर नहीं निकलेगी, उसे अभी भी नहीं लगता कि उसको जनता ने जो है वो सबक सिखाया है। अभी भी अहंकार और अराजकता कूट कर भरी हुई। सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे कांग्रेस से विधायक हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए शिंदे की बेटी प्रणीति को पश्चिमी महाराष्ट्र की राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन मौजूदा दौर में महाराष्ट्र से लेकर संगठन तक शिंदे की सक्रिय भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। शायद इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को बड़े स्तर पर आत्ममंथन की सलाह दी है। सुशील कुमार शिंदे पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संगठन ने पार्टी में बड़े फेरबदल की भी वकालत की है, लेकिन आला कमान के नजदीक का एक तबका इन नेताओं की राय को बागी तेवर के तौर पे देखता है, क्योंकि पार्टी के कार्यशैली पर अगर सवाल उठते हैं तो नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा, और जब नेतृत्व पर सवाल उठते हैं तो ऐसे में आला कमान कहीं न कहीं असहज हो जाता है। नमस्ते।